गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हमारा बुलेटिन देखने के बाद पूरा दिन ना तो आपको अखबार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना इंटरनेट पर कोई भी खबर तलाशने की, क्योंकि देश और विदेश, आपके राज्य, आपके शहर की हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपके आसपास क्या कुछ हुआ, देश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है, वो सब कुछ इस बुलेटिन में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें अमेरिका में खालिस्तानियों की करतूत देखने को मिली है। दरअसल अमेरिका में जो भारतीय दूतावास है, वहां पर आग लगाने की कोशिश की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में आग लगाने की कोशिश खालिस्तानियों की तरफ से की गई है। अमेरिका ने कड़े शब्दों में इस पूरे घटना की निंदा भी की है। देखना होगा कि क्या एक्शन, क्या कार्रवाई भी की जाती है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका में खालिस्तानियों की एक बार फिर से करतूत सामने आई है। भारतीय दूतावास में आग लगाने की कोशिश की गई है और शिवानी शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी, ज्यादा अपडेट को लेकर के जुड़ गई है। शिवानी, क्या जानकारी इस खबर को लेकर के अभी इस वक्त मिल रही है? पता चल रहा है कि खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए, ये शनिवार की घटना है और इसमें एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जो खालिस्तानी हैं, जो अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने किस तरह से भारतीय दूतावास में आग लगाने की कोशिश की है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोशिश हुई है। अलग अलग देशों में इस तरह की हरकतें होती आई हैं, खालिस्तानी ऐसी हरकत करते आए हैं और जिसके बाद भारत लगातार इन देशों के साथ संपर्क साधता है और अपनी आपत्ति जताता है। यहाँ पर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने इस वीडियो के आने के बाद खुद ही एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उसने कहा है कि वो कंडेम करते हैं इस तरह के एक्ट को, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में थे और कई तरह की डील्स हुई हैं। तो अमेरिका किसी भी कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है भारत के साथ अपने जो संबंध है उनको लेकर, और इसीलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए और इसीलिए कड़े शब्दों में इस पूरे घटना की निंदा भी की है। शिवानी, बहुत अहम जानकारी आपने दर्शकों तक सुबह सुबह पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के झांसी की करेंगे, जहां पर 2 केमिकल फैक्ट्रीज में भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में ये आग लगी है दरअसल, और आग इतनी भीषण थी कि सेना को कमान संभालनी पड़ी। और जब ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और पूरी रात आग बुझाने के लिए जो काम है वो जारी रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पूरी रिपोर्ट में आप खबर देखिए। आग के उठते शोले, धधकती इमारत से बाहर आती चिंगारी, आग सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा है। भयानक आग की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आई है। झांसी के सिपरी बाजार में सोमवार शाम इलेक्ट्रॉनिक के 2 शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दोनों शोरूम धू-धू कर जलने लगे। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियों को तैनात किया गया। मामला हाथ से निकलता देख सेना को आग बुझाने की कमान सौंपी गई। आग को बुझाने के लिए पूरी रात ऑपरेशन जारी रहा। सेना ने पूरी रात अपना ऑपरेशन जारी रखा। सेना के 6 टैंकों को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया। जिला प्रशासन की पूरी टीम भी मौके पर मौजूद थी। आग के बीच सेना ने 7 लोगों को इमारत से रेस्क्यू किया। आग की चपेट में आने से यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत सहित 4 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन ऑयल की रेस्क्यू टीम की भी मदद ली गई। टीम ने फायर प्रूफ यूनिफॉर्म पहनकर शोरूम के बाहरी हिस्सों में लोगों को तलाश किया। और सिर्फ झांसी नहीं, देश के कई शहरों में आग ने कहर बरपाया। हम आपको दिखाते हैं, मुंबई के पालघर में जहां केमिकल की कंपनी में भी भीषण आग लग गई। जी, पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश के कई हिस्से से आग की भयानक तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में आग लग गई। धधकती आग को कई 100 मीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आग देर रात करीब 9:30 बजे लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। साथ ही आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। वहीं रांची के हरमू रोड में एक दफ्तर के 6ठी मंजिल पर आग लग गई। ऊपरी मंजिल पर आग होने की वजह से आग को बुझाने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी।
दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में महुरा गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए सेना की मदद ली गई। सेना ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। लकड़ी के मकान में लगी आग की वजह से आसपास के घरों में भी आग फैलने का खतरा था, लेकिन सेना की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस इन नकाबपोश अपराधियों को लेकर कहां जा रही है, तो चौंकिए मत। पुलिस ने अपराधियों की परेड निकाली है। अपराधियों के साथ मौके वारदात का मुआयना किया है। लोगों के दिलों से अपराधियों का खौफ निकालने के लिए दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में पुलिस ने अपराधियों की परेड निकाली। 19 साल के अभिषेक की हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 300 रुपए के लिए अभिषेक की हत्या कर दी गई। दरअसल अभिषेक जुए में 300 रुपए हार गया था। आरोपी प्रमोद लगातार अभिषेक से पैसे की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर प्रमोद ने अपने साथी रोशन, अमित और रजनीश के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के साथ परेड निकाली ताकि अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हो। इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। कई बार हमने देखा है कि जो रफ्तार होती है कार की या फिर बाइक की, वो मुसीबत बन जाती है, न सिर्फ चालक के लिए बल्कि जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनकी भी जान पर आफत रहती है। दिल्ली से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक कार चालक ने एक रिक्शे को टक्कर मार दी। देखिए रिपोर्ट आप। तेज रफ्तार का शिकार हुआ रिक्शा वाला। सीसीटीवी में कैद रफ्तार का कहर। बाल बाल बच गई लोगों की जान। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के साथ ही रिक्शा चालक कई मीटर दूर आकर गिरा। करीब 20 फीट की संकरी गली में इस कदर तेज रफ्तार चौंकाने वाली है। कार में 4 युवक सवार थे। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि जब तक ब्रेक लगाते कार रिक्शे को टक्कर मारते हुए कई मीटर दूर तक निकल गई। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल रिक्शा चालक को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक है ड्राइविंग करते हुए खास तौर पर वो है तेज रफ्तार, दीपिका, और साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल भी। तो क्या हमारे दर्शक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि इंदौर से जो खबर सामने आई है उससे आप सबक भी ले सकते हैं, सावधान भी हो सकते हैं। जो इंदौर में हुआ है रास्ते चलती लड़की के साथ, उसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जरा आप भी उससे देखिए। दिन दहाड़े स्नैचिंग, बीच सड़क मोबाइल ले उड़े बदमाश। कलेक्टर की पत्नी के साथ लूट। आप भी सड़क पर चलते हुए मोबाइल चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मोबाइल के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। पहली तस्वीर इंदौर से आई है, जहां तुकोजीगंज इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। आप सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। एक लड़की बड़े आराम से मोबाइल से बात करती हुई चली आ रही है। तभी बाइक से 2 बदमाश आते हुए नजर आते हैं। अचानक वो लड़की से मोबाइल छीनते हैं। बदमाश इस तरह से मोबाइल छीनते हैं कि लड़की जमीन पर आ गिरती है। गनीमत रही कि लड़की की जान बच गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी के साथ बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। खरगोन के मॉडल टाउन इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार बदमाश कलेक्टर शिवराज की पत्नी से सोने की चेन ले उड़े। स्नैचिंग के बाद भागते हुए दोनों बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 2 दिन पहले छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना ने सोमवार को भयानक रूप ले लिया। पटना यूनिवर्सिटी में जैक्सन हॉस्टल के छात्र और दीक्षा संगठन के छात्रों के बीच रण छिड़ गया। बताया जा रहा है कि पहले हुई मारपीट की शिकायत प्रिंसिपल से दर्ज कराने जा रहे थे दिशा संगठन के छात्र। उन्हें हॉस्टल के छात्रों ने पीटना शुरू कर दिया।
इस दौरान पत्थरबाजी भी खूब हुई, लाठी डंडे चले, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। कई छात्र घायल हो गए, महिला छात्रों को भी चोट आई, कई छात्राओं के कपड़े फट गए। छात्र कैंपस से बाहर भागे, लेकिन वहां भी दूसरे गुट के छात्रों ने उन्हें पीटा। प्रिंसिपल के पास हम लोग जा रहे थे कि उन छात्रों को बर्खास्त किया जाए, निष्कासित किया जाए। उन लड़कों ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे रॉड से, लाठी से मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे साथियों के हाथ टूट गए हैं। कितने लोग थे वो लोग? कहाँ के हैं लोग? जैक्सन हॉस्टल के लड़के। भारी हंगामा काफी देर तक जारी रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रहे छात्रों को खदेड़ा तो किसी तरह हालात काबू में आए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल मामला आपसी विवाद और छेड़खानी से जुड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। अब चलिए एक दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। जरा सोचिए कि शोले मूवी में जिस तरीके से पानी की टंकी में चढ़ करके वाला जो सीन हुआ था वो रियल लाइफ में भी हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? क्योंकि पंजाब के संगरूर में कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल, वहाँ दो लड़कियां नौकरी की मांग को लेकर के पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गईं और आपको दिखाते हैं पूरी खबर थी क्या। आपने शोले फिल्म का वो सीन तो जरूर देखा होगा जब बसंती से शादी करने के लिए वीरू यानी धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही पंजाब के संगरूर में देखने को मिला, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। नौकरी की मांग को लेकर दो लड़कियां मोबाइल टावर पर चढ़ गईं। उन्हें नीचे उतारने में प्रशासन के पसीने छूट गए। ये पूरा मामला पंजाब पुलिस में नौकरी से जुड़ा है। दरअसल 2016 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान पुलिस वैकेंसी निकली थी, जिसमें करीब 800 लड़के लड़कियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और 300 वेटिंग लिस्ट वालों को नौकरी पर रख लिया गया। अब बचे हुए 500 लड़के लड़कियां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान संगरूर में दो लड़कियां मोबाइल टावर पर चढ़ गईं। ये मोबाइल टावर संगरूर में सीएम मान के घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। प्रशासन को इसकी खबर मिलते ही प्रदर्शनकारियों को नीचे उतारने की कवायद शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और प्रधानमंत्री ने इसे टोक्यो बनाने की बात कही थी। अब वाराणसी प्रशासन इसी पर जमकर काम कर रहा है। जी हाँ, वाराणसी में देखिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, उसको लेकर के एक तैयारी की गई है ताकि इस प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत मिनिमम हो जाए। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सावन की शुरुआत के साथ ही वाराणसी के लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। गंगा की सफाई को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं वाराणसी को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए वाराणसी प्रशासन ने एक नया जुगाड़ निकाला है। वाराणसी में गंगा घाट के आसपास अब प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। अगर आप गंगा घाट पर कुरकुरे का पैकेट, पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट या कोई भी प्लास्टिक पैकिंग वाले फूड लेकर आते हैं तो आपको सामान के दाम के साथ 50 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर भी जमा करना होगा। चिप्स या पैकेट वाला फूड खाने के बाद जब आप उस पैकेट को वापस करेंगे तो दुकानदार सिक्योरिटी मनी वापस करेगा। इस आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन लगातार वाराणसी के घाटों को साफ करने की कोशिश कर रहा है। वहीं आज से सावन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही काशी में कांवड़ियों की आमद शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार सावन में 4 से 5 करोड़ भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। दूसरी तरफ वाराणसी और उसके आसपास लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और इसी से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग मंदिर में जो शिव
मंदिर है वहां पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए और साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। तो सावन का पावन महीना आज से शुरू हो रहा है और आपको बता दें कि 31 अगस्त तक सावन का महीना चलने वाला है, क्योंकि इस बार अधिक मास है। अधिक मास का मतलब ये है कि इस बार सावन के 2 महीने होंगे और अधिक मास की वजह से इसीलिए जो आज से शुरू हो रहा है 4 जुलाई से, वो सीधे 31 अगस्त तक ये महीना चलेगा। सावन महीने की शुरुआत पर देश के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बिल्कुल, तो ये 2 महीने का पावन पर्व आज से शुरू हो चुका है। इससे पहले अगर किसी के भी जीवन और चलिए दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, जरा बताएं वहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंचे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। भावना को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन आपको बता दें कि आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और पूरे देश में शिवालयों में आज से भीड़ होगी। और आपको बता दें कि 10 तारीख को सावन का पहला सोमवार पड़ने वाला है और उस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए शिव भक्त शिवालयों का रुख कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो संयोग है, क्योंकि 58 दिन तक ये सावन का महीना चलने वाला है, 19 सालों बाद बना है। सावन के शुभारंभ पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। और भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। सावन के पहले दिन भक्तों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है गौरीशंकर मंदिर में? भावना, की आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में मौजूद है। चांदनी चौक में ये मंदिर और बहुत प्रसिद्ध। आप देखिए इस वक्त मंदिर के अंदर की तस्वीर देखिए कि भक्तों में किस तरह से उत्साह है, क्योंकि पवित्र महीना है सावन का और कहा जाता है कि जो भी भगवान शिव की उपासना सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चांदनी चौक का यह प्रसिद्ध मंदिर है और बता दें पूरे सावन में हजारों और लाखों की संख्या में जो दर्शन करने वाले भक्त हैं वो पहुंचते हैं। और अभी देखिए मंदिर के अंदर किस तरह से भीड़ है। न ही केवल इस मंदिर में आपको अब सावन के जितने भी शिव मंदिर है इसी तरह से लोगों का तांता लगा रहेगा। और आप देखिए बिल्कुल आपको हम अंदर दिखाते हैं तस्वीरें कि यहाँ पे किस तरह से लोग भोले शंकर की पूजा का महादेव पे जल चढ़ा रहे हैं। और देखिए किस तरह का उत्साह है आज। मैम, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और काफी ज्यादा मतलब खुशी हो रही है आज बाबा जी के दर्शन करके। और मैं एक बार सभी से कहूँगा, जय कारा वीर बजरंगी महादेव, तेरी देखिए हर हर महादेव के कैसा लग रहा है। अब सावन शुरू हो गया, इस बार खास है क्योंकि 2 महीने का भी है। तो 2 महीने, ये इस बार 2 महीने के सावन पहली बार पड़े हैं, तो इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। और महादेव सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो हम भी कुछ मांग नहीं आए हैं। कि सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और आप आगे लाके तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जल चढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। सावन का पहला दिन है और बाबा के दर्शन हुए हैं गौरीनाथ शंकर मंदिर के, बहुत अच्छा लगा। और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो भी सावन के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सावन के पहले दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया का ये रंग, ऐसे तमाम जो पावन मौके हैं उस पर देखने को मिलता है। और एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाई पड़ी है कि आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सावन के महीने की शुरुआत होने से पहले की तैयारियां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब प्रशासन को और पुलिस की टीम को कह दिया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न हो, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घटे। इसको लेकर के सुरक्षा भी बेहद कड़ी करने के आदेश उन्होंने दिए थे। इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में सावन के महिला के प्रारंभ होने पर भी रुद्राभिषेक कर रहे हैं।
24 का प्लान, 47 पर ध्यान। 2047 का विजन है, मंत्रा तो काम करना है, सबको मिलकर काम करना है। और जो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कई बार कहा, यही समय है, सही समय है। कैबिनेट बैठक में चुनाव के लिए ज्ञान। 24 तो 9 साल का काम है, तो 24 तो लोगों तक पहुंचाना ही है, वो तो है ही। और 24 की तैयारी भी है। इसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। विपक्ष अभी 24 के लिए चुनावी एजेंडे में उलझा था। इधर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को 47 तक का प्लान थमा दिया। जिस तरीके की मेहनत की जरूरत है, तो हम सब मिलकर उस पे चलेंगे तो 2047 भी हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान होगा। दरअसल कल यानी सोमवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें पीएम ने 35 मिनट के संबोधन में मंत्रियों को कई मंत्र दिए। चुनाव को देखते हुए जमकर मेहनत करने की नसीहत दी, वो भी न सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि 2047 की तरफ देखते हुए। यही वजह है कि कई मंत्रालयों ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा वित्त सचिव का भी एक प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि 2047 तक भारत किस तरह एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। 47 के अलावा 24 के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे सरकार के 9 साल के कामकाज को 9 महीने बताएं। अपने अपने मंत्रालय के कामों का जमकर प्रचार प्रसार करें। अपने अपने मंत्रालय की 12 बड़ी उपलब्धियों और योजनाओं का कैलेंडर बनाएं। इस दौरान पीएम ने मॉनसून सत्र का भी जिक्र किया। सरकार ने यही कहा कि जो भी मंत्रालय हैं, जिन जिन को जो बिल लाने हैं, वो लाके जल्दी से जल्दी पेश किए जाएं, क्योंकि जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती है तो काम करना आप सब जानते हैं विपक्ष कठिन करेगा ही वो, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म किया जाए। और इस बार का सेशन की शुरुआत जो है वो पुराने पार्लियामेंट में ही होगी। बता दें कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले की अवधि में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव का आखिरी मौका हो सकता है। इसलिए मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार की संभावना भी जताई जा रही है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। जी हाँ, जब से अजीत पवार की शपथ ग्रहण को लेकर के यहाँ पर अब चाचा भतीजा आमने सामने आ चुके हैं। जब से एनसीपी में दो फाड़ हुई है तो पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। कल चाचा शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया और अभी वहां से क्या तस्वीर है, चलिए पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। अजीत पवार का समर्थन किया जा रहा है। अजीत पवार के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। अजीत पवार ने अपने खेमे के विधायकों से मुलाकात की। ये भी एक तरीका है अपनी ताकत दिखाने का। दरअसल खेमा बदलने के बाद अजीत पवार की अग्नि परीक्षा होनी है। उन्हें न सिर्फ खुद को साबित करना है बल्कि पार्टी पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और ठीक यही काम दूसरे खेमे यानी चाचा शरद पवार को करना है। दोनों तरफ से शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। शरद पवार ने कल शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी एक्शन मोड में है। मसलन एनसीपी के सभी बागी विधायकों को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। एनसीपी पदाधिकारियों से जल्द शपथ पत्र भरवाएंगे। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एसआर कोहली को हटा दिया गया। शरद पवार ने साफ कर दिया कि एनसीपी के सबसे बड़े चेहरा वही हैं और उम्मीद है कि कल तय हो जाएगा कि सच में एनसीपी का बॉस कौन होगा। लेकिन उससे पहले आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होगी और मुमकिन है कि नए मंत्रियों को उनका मंत्रालय देने के साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस और उद्धव गुट की अपनी अपनी बैठक होने वाली है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में सियासी महाभारत अपने चरम पर है। चाचा वर्सेस भतीजा चल रहा है तो दिल्ली में एलजी बनाम सरकार की जो तकरार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ऐसा लग रहा है कि इस तकरार को अब एक नया मुद्दा मिल गया है। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के ऐसे 400 विशेषज्ञ हैं जिन्हें निकाल दिया है नौकरी से। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच झगड़े में एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 एक्सपर्ट्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इन्हें आप सरकार ने नियुक्त किया था।
एलजी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इनकी नियुक्तियों में कई बातों की अनदेखी की गई है। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है कि ये विशेषज्ञ गैर पारदर्शी तरीके से रखे गए। इसके अलावा संबंधित अधिकारी की जरूरी मंजूरी के बिना इनकी नियुक्ति हुई। इस फैसले से उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आप के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। एक और मुद्दा आप सरकार और एलजी के बीच तकरार बढ़ा रहा है। ये मुद्दा डीईआरसी के नए अध्यक्ष के शपथ ग्रहण को लेकर है, जिसे गुरुवार तक आगे बढ़ाना पड़ा है। डीईआरसी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को शपथ लेना था, क्योंकि दिल्ली सरकार में बिजली मंत्री आतिशी सिंह की तबीयत का हवाला देते हुए नहीं पहुंची, इसलिए शपथ ग्रहण को आगे बढ़ाया गया। इस पर एलजी की ओर से सीएम केजरीवाल को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि डिजिटल जमाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ दिलाई जा सकती है। वैसे दिल्ली सरकार ने डीईआरसी के अध्यक्ष पद पर पूर्व जस्टिस उमेश कुमार को नियुक्त किए जाने को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, जिसमें कल देर रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। और माना जा रहा है कि यूसीसी को लागू करने और साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर के सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की इस बैठक में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दिल्ली में देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद सीएम धामी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये पहली मुलाकात थी। माना जा रहा है कि यूसीसी को लागू करने और कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम धामी ने गृह मंत्री से चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के कई मामलों को लेकर भी बातचीत हुई। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने उत्तराखंड के लोगों से सुझाव मांगे। ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां यूसीसी लागू हो जाए। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के लिए जमीन मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट के आने के बाद अब बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, वो तुरंत तेजस्वी यादव को बर्खास्त करें। जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, उसी समय श्री शरद यादव और श्री ललन सिंह, इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड है, बेल पर है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। इस चार्जशीट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के अलावा भी कुछ लोगों के नाम शामिल हैं। आरजेडी का कहना है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और किसी भी कीमत में लालू और तेजस्वी झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था चार्जशीट दाखिल होने वाला है, इसमें मेरा भी नाम आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्याशित नहीं है, इसकी उम्मीद की जा रही थी। और जिस ढंग से सीबीआई का, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उन लोगों को जान लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर लालू यादव या तेजस्वी यादव झुकने वाले नहीं। लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब केंद्रीय रेल मंत्री थे लालू यादव। आरोप यह है कि लालू यादव ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन देने के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाई। सीबीआई की नई चार्जशीट पर 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। और 7:55 पर जरूर देखें फ्रेश एंड फास्ट। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं G20 समिट की, जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। जी, इसके अलावा SCO की मेजबानी भी भारत कर रहा है और आज शिखर सम्मेलन इसको लेकर के आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मेजबानी भारत के हाथ है और शामिल होने जा रहे हैं रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश। भारत में आयोजित होने जा रहा है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 23वां शिखर सम्मेलन। सम्मेलन की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। SCO शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। खबर है कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें वीडियो लिंक से जुड़ सकते हैं।
इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, कारोबार और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि एससीओ की शिखर बैठक में अफगानिस्तान के हालात, यूक्रेन संघर्ष और एससीओ के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज शाम फिल्म 72 हूरे की स्क्रीनिंग होने जा रही है। ये स्क्रीनिंग छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से करवाई जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो सकता है, क्योंकि जेएनयू में मौजूद वाम दलों के छात्र संगठन इसका विरोध कर सकते हैं। जेएनयू में 72 हूरे की स्पेशल स्क्रीनिंग को लेकर फिल्म के मेकर्स का कहना है कि ये छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है, उन्हें आतंकवादी घटनाओं की सच्चाई के बारे में जानकारी मिलेगी। 5 साल पहले गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई थी फिल्म 72 हूरे, और अब सिनेमा घरों में 7 जुलाई को ये रिलीज होने जा रही है। लेकिन इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद जारी है। फिल्म का विरोध करने वालों का कहना है कि धर्म विशेष को लेकर लोगों में गलत संदेश जाएगा। लोगों को सीधा जन्नत में लेकर। और चलिए बात करते हैं एंटरटेनमेंट सेगमेंट की। फिल्म जी ले जरा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा के बाद कैटरीना कैफ ने भी इस मूवी से किनारा कर दिया है। बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर की इस फिल्म में अब अनुष्का शर्मा और कियारा आडवाणी की एंट्री हो सकती है। बता दें कि फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू होगी। नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने के बाद वर्ल्ड सिनेमा में हिंदुस्तान को एक और बड़ी पहचान मिलने जा रही है। बता दें कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने दुनिया भर के 398 दिग्गजों को मेंबर बनने का न्योता भेजा है। इसमें करण जौहर, रामचरण, जूनियर एनटीआर, MM कीरावनी, सेंथिल कुमार और चंद्रबोस का नाम शामिल है। फिल्म आदिपुरुष में साउथ स्टार प्रभास ने भगवान राम का किरदार निभाया था। वहीं प्रभास की अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट की कहानी लीक होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस मूवी में प्रभास भगवान विष्णु का रोल निभाने वाले हैं। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान अपने फर्स्ट लुक से ही चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म मेकर्स ने दावा किया है कि फिल्म जवान का ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। बता दें कि फैंस ट्रेलर का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड पर लोगों का मिक्स रिएक्शन मिला था। मूवी के जरिए खुद और भगवान पर भरोसा रखने का संदेश दिया गया था। अब 11 साल बाद इसका सीक्वल रिलीज होने वाला है। बताया जा रहा है कि ओ माय गॉड 2 में अक्षय भगवान शिव के रूप में दिखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप पीएफआई मामले पर देश भर में प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। देश के कई जगहों पर पीएफआई मामले पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इसी बीच बिहार में एनआईए और एटीएस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में 2 टीमों की छापेमारी जारी है। एनआईए और एटीएस पीएफआई मामले पर कई बड़े सबूत जुटाने में लगी हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। दिल्ली में मंदिर और मजार तोड़ने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने फिर से एलजी वीके सक्सेना पर निशाना साधा। आतिशी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने का एलजी ने जो फैसला लिया है उसे वापस ले। बता दें कि इसके पहले भी इस मामले पर आतिशी ने एलजी। बाढ़ की ये तस्वीरें असम के बरपेटा से सामने आई, जहां ब्रह्मपुत्र नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। इसके चलते निचले इलाकों में खतरा मंडराने लगा। बता दें कि बरपेटा के अलावा असम के कई जिलों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है, जिसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में बारिश ने एक तरफ जहां लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, वहीं दूसरी तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। मूसलाधार बारिश की ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं,
जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, यातायात प्रभावित रहा। बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। ताजा तस्वीरें गुजरात के अमरेली की हैं, जहां कदियार डैम में जलस्तर बढ़ने से डैम का एक गेट पूरा खोल दिया गया। डैम से बाढ़ का पानी तो निकाल दिया गया, लेकिन डैम के पानी ने अमरेली के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज सावन का पहला दिन है दीपिका, और साथ ही साथ आज बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी जन्मदिन है। और ऐसे में देश भर से आए उनके जो श्रद्धालु हैं उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बिल्कुल, और इसी खास मौके पर हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है। आपको सलाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 27वां जन्मदिन जो है वो मनाया गया है, और हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, अरे महाराज जी, 27वां जन्मदिन मनाया गया है आज आपका। क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया के बागेश्वर धाम के करोड़ों दर्शक सुनना चाहते, देखना चाहते हैं आपको। जीवन है, चलता रहता, बढ़ता रहता, लेकिन आज जिस तरीके से मनाया गया, जिस तरीके से लोगों के अंदर उल्लास है, क्या कहना चाहेंगे? सनातनी हिंदू जाग रहा है। आपको लग रहा है ये जो हुजूम दिख रहा है ये सनातनी हिंदू का है? कोई शक नहीं। और एक सवाल और जानना चाहता हूँ, यूसीसी पर भी आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, यूसीसी नियम लागू क्या बुरा? नहीं, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइन हम जानना चाहेंगे, करोड़ों दर्शक जानना चाहते हैं, यूसीसी पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यूसीसी जो है, आपने बोला समर्थन करते हैं आप उसका, साथ में आपने हिंदू राष्ट्र की भी बात। समान नागरिकता क्या बुरा है? एक देश, एक कानून, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। दृष्टिकोण से जो हिंदू राष्ट्र उसमें सब लोगों को समान अधिकार रहेगा, यूसीसी हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है बागेश्वर धाम सरकार, सामने आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं यहाँ पर, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका 27वां जन्म दिवस आज मनाया गया है। गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे लगभग 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था, और 4-5 दिनों से कार्यक्रम के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाखों रुपए के नोट जो हैं वो बरसा दिए गए। अभी लाखों रुपए के जो नोट बरसाए गए हैं उसके पीछे क्या है? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, ये अरे गढ़वी जी, अरे गढ़वी जी, एक देखिए, लाखों रुपए के नोट बरसा दिए गए आज यहाँ पर, ये हम लोग देख रहे हैं। माया, हनुमान जी के दर पे माया, हनुमान जी की कृपा से आज गुरुदेव का आज गुरु पूर्णिमा है और जन्मदिन है, तो गुजरात से लोग इतना उत्साह लेके आए हैं। और ये जो पैसा है ना, वो गुरु जी के चरणों में नहीं, या गौ सेवा में, हनुमान जी के मंदिर में, सब दर्शन के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए आए हैं, और ये गुरु जी का भाव है और प्रभाव है। अच्छा, ये बताइए आप किस बात से प्रभावित हैं बागेश्वर धाम सरकार की, कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद आई है कि आप उसके कारण इनके भक्त बन गए? एक तो जो गुरु जी का सोच है, सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, और उसका जो गुरु जी का जो प्यार है, जो प्रेजेंटेंस है, जो पर्सनालिटी है, ये आदमी को एकदम हम उसको इसकी जो प्रेजेंस है, जो आनंद और उत्साह आता है, तो जिंदगी में ऐसा कभी आनंद नहीं आता। तो जो आनंद है वो लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए